डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, आज की क्लास में फार्माकोथेरापेटिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा फॉर फाइनल एग्जाम। ठीक है, इसका ऑडियो सुनो ना, वीडियो देखो, तो आपको एक एग्जाम के लिए एक थीम दिमाग में आ जाएगी कि हमको कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहले सब्जेक्ट का मतलब समझ लो, फार्माकोथेरापेटिक्स में है क्या था। पहला टॉपिक थोड़ा सा हट के, उसके बाद हर एक डिसीज की डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस मतलब उसके कॉजेस किस कारण से होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसके साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि बिना दवाई खाए कैसे ठीक हो, योगा करे, है ना, डाइट चेंजेस करे, है ना, क्या क्या दूसरे तरीके होते हैं। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब उस बीमारी में, उस डिसीज में कौन कौन सी ड्रग यूज हो। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, उसके कारण, उसके सिम्टम्स, उसको बिना दवाई के कैसे कम, तो शुगर साल्ट इंटेक कम करे, फैट इंटेक कम करे, ड्रग कौन कौन सी लेंगे, ये पूरा फार्माकोथेरापेटिक्स है। मतलब इसमें डिसीज पे ज़्यादा फोकस करना है, ड्रग को साथ में लेना है। फार्माकोलॉजी में ड्रग पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स है क्या था। फार्माकोथेरापेटिक्स फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो फोकस ऑन द यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट, प्रिवेंट एंड मैनेज डिसीज एंड अदर मेडिकल कंडीशन इन ह्यूमंस। इंसानों के ऊपर यदि कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी को कैसे ट्रीट किए, उससे कैसे बचे जाए, उसको कैसे मैनेज करे, इसको हम फार्माकोथेरापेटिक्स कहते हैं। तो हमको ड्रग भी पढ़ना है, उसके कारण भी पढ़ना है, फिर डिसीज भी पढ़ना है, उसके कारण भी पढ़ना है, उसका मैनेजमेंट भी पढ़ना है सारा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमंस। दवाइयों को किस तरह से सेफ्टी के साथ में और एफिकेसी के साथ में यूज किया जाए पड़ता है। इट इंश्योर द प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, प्रॉपर तरीके से ड्रग को यूज करना, तर्क संगत तरीके से यूज करना। अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, वो बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए मार्कर कौन कौन से होंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये वही डिसीज है कुछ और है। और ड्रग रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सीज हो रही है तो उसको डिस्कस करने के लिए हमको फार्माकोथेरापेटिक्स की जरूरत पड़ी है। क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैक्सिमाइज ड्रग सेफ्टी और ड्रग के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जिससे मिनिमम साइड इफेक्ट हो। टू प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड थेरापेटिक प्लान, हर एक पर्सन के लिए, एक बीपी के पेशेंट बहुत सारे हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग टाइप की दवाई होती है, सब दवाइयाँ हर एक पेशेंट के लिए नहीं होती। पेशेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ड्रग थेरेपी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाए, मेडिकेशन एरर कम से कम हो, पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स के। तो एक फार्माकोथेरापेटिक स्कोप और ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर आता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है। तो रेशनल यूज मतलब एक पेशेंट को सही दवाई सही डोज में सही समय तक प्रॉपर तरीके से लेना, कम से कम कॉस्ट में, उसको बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तर्क संगत तरीके से दवाइयों का यूज करना, तो राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन और मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, राइट ड्रग, राइट इंडिकेशन, राइट ड्रग एफिकेसी, सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, राइट डिस्पेंसिंग पैटर्न और राइट मेडिकेशन एडरेंस। वो उसको 6 महीने के लिए टीबी में बोला तो 6 महीने तक ही खाए। एक प्रॉपर डोज रेजिम, एक प्रॉपर प्लान बनेगा, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। पर लोग गड़बड़ कर देते, दवाइयों का गलत तरीके से यूज करते, उसके क्या कारण होते हैं, तो दवाइयों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। डिफेक्टिव इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ एंड एजुकेशन ऑफ एचसीपीज, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनकी बराबर ट्रेनिंग नहीं हुई हो, उन्हें बराबर पढ़ा लिखा नहीं हो, डायग्नोस्टिक सर्विस प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, बिना जांच के हम दवाई दे रहे हैं। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रमोशंस के लिए क्या करती है, डॉक्टर को बोलती है ये दवाई लिखो, तो ये इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के रीजंस होते हैं। और क्या टाइप्स होते हैं, तो पॉलीफार्मेसी, बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खाना, खुद ही मेडिकेशन ले लेना, दवा एंटीबायोटिक का गलत तरीके से यूज करना और दवाइयों को ज़्यादा खाना, ये इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। फिर आता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि जो भी दवाई हम ले उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो, डिसीज के बारे में प्रॉपर जानकारी, जिससे हम एक सही इंसान को सही बीमारी में सही ड्रग दे पाए, उसको होते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो यूज ऑफ करंट बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम द क्लिनिकल रिसर्च टू मेक द डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। हर एक पेशेंट के लिए अलग टाइप की बेस्ड मेडिसिन होती है, तो वो उसके लिए पता करके उसको देना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिस के तरीके होते हैं। चलो, एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिकेशन।
एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिकेशन मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो सबसे असरदार हो, सेफ हो, अच्छी क्वालिटी की हो और मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए। इस टाइप की दवाइयों की एक लिस्ट होती है, उसको हम एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, जिसको WHO बनाता है। और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दे रखी है। ये दवाइयाँ हमारे देश में अवेलेबल होना चाहिए जिससे लोगों को इलाज प्रॉपर मिल जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। और ये दवाइयाँ सेफ भी होती है, असरदार भी होती है, इफिकेशियस भी होती है और सस्ती भी होती है और हमेशा अवेलेबल भी होती है। तो 1996 में आई थी एक लिस्ट, उसमें 279 ड्रग थी, बाद में 354, 348, ठीक है। तो ये रिवाइज होती रहती है लिस्ट, ठीक है, जिसमें कुछ दवाइयाँ उसमें से डिलीट हो जाती है और कुछ उसमें ऐड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो लेटेस्ट जो आई है उसमें 22 में 384 मेडिसिन है। तो उस लिस्ट में मेडिसिन को ऐड करने के लिए क्या क्या बेसिक पैरामीटर होते हैं? तो पहला तो बीमारी का होने की रेट क्या है, ऑक्यूरेंस ऑफ डिसीज, बीमारी है क्या। दूसरा इफिकेसी ऑफ मेडिकेशन, वो ड्रग असरदार हो, वो ड्रग सेफ हो और वो ड्रग सस्ती भी हो जिससे वो अवेलेबल हो जाए। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं लिस्ट में ड्रग के नाम ऐड करने के। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होती है? तो किसी डिसीज को एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने का जो तरीका होता है, कुछ साइंटिस्ट ने या डॉक्टर ने गाइडलाइन बना रखी है, उसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन कहते हैं। कि आप ऐसा ही करना, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी के ट्रीटमेंट में जितने भी नए केसेस होते हैं उनको 6 महीने का ट्रीटमेंट देना है। शुरुआत में 4 FTC चलाना है 2 महीने के लिए, फिर 3 FTC चलाना है 4 महीने के लिए। तो ये 6 महीने का ऐसा कोर्स बना दिया सारे नए केसेस के लिए। तो इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन या प्रोटोकॉल है कि आपको इसको फॉलो करना है जिससे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उसको नुकसान कम से कम हो। तो इसके फायदे क्या है STG के? तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है डॉक्टर को, इफेक्टिव प्लान होता है क्योंकि लोगों ने एक वैलिडेटेड प्रोटोकॉल बनाया है, क्वालिटी केयर मिलता है, लोगों को इनकरेज करता है डॉक्टर्स को ये। फिर मार्केट में दवाइयों की रेंज कम हो जाती है, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए इनकरेज किया जाता है, डॉक्टर सस्ती दवाई लिखे, है ना, पेशेंट केयर इंप्रूव होगा, ड्रग सेफ्टी बढ़ेगी, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। ड्रॉबैक क्या है? तो कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम डॉक्टर अपनी चॉइस से दवाई नहीं लिख सकता, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो हॉस्पिटल गाइडलाइन वही फॉलो करना है। ट्रीटमेंट के ऑप्शन कम हो जाते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा, रिसर्च नहीं हो पाएगी, रिसर्च एफर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि गाइडलाइन बन गई, इससे बाहर हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक है इसके अंदर फार्माकोथेरापेटिक्स के स्कोप, ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन और एसेंशियल मेडिकेशन लिस्ट, इन पे छोटे छोटे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात के जितने भी टॉपिक है इनके सबका कॉन्सेप्ट, सबका फॉर्मेट या प्रो फार्मा एक जैसा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हर ड्रग के बारे में, हर डिसीज के बारे में, तो उसका डेफिनेशन, उसके कॉजेज, एटियोपैथोजेनेसिस, उसके साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बिना दवाई के उसको कैसे ट्रीट करें और उसको ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ हम यूज करते हैं, ये हर एक डिसीज के बारे में हमको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो पहला है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, तो हार्ट की बीमारियां क्या क्या होती है, कैसे ट्रीट। तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, 140/90 के ऊपर हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। 120/80 mmHg जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, पर 140 ऊपर तो हाइपरटेंशन, फिर प्री हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन भी हो सकता है। हाइपरटेंशन 2 प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं जिसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है। सेकेंडरी किसको बोलते हैं यदि किसी की किडनी खराब है, किसी के साल्ट इंटेक ज्यादा आ रहा है, किसी में मतलब सोडियम का लेवल ज्यादा है, किसी में लिपिड प्रोफाइल ज्यादा दिख रहा है हमको, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंडोक्राइन में डिस्टर्बेंस है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। कारण क्या क्या होता है? स्मोकिंग, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, काम धंधा नहीं करना, साल्ट इंटेक ज्यादा तनाव में रहना, पेरेंट्स को तो हो सकता है किडनी खराब है, एड्रेनलिन, इसके कॉजेस कहलाते हैं। नॉन फार्माकोल ट्रीटमेंट में क्या करें? इन सब चीजों को कम करें, तो साल्ट कम ले, अल्कोहल कम पिए, तंबाकू वगैरह, सैचुरेटेड फैट कम ले, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ले, वेट मैनेज करे, स्मोकिंग छोड़ दे। दवाइयाँ कौन कौन सी लेते हैं? तो फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी हमने, डायरेटिक, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगी, बीपी कम हो जाएगा। इनको दूसरी ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायोन, फिरासाइड, स्पिरोलेक्ट्रॉन एक स्टेरॉइडल डायरेटिक है, ठीक है। और ये जो ड्रग है इनको ज्यादा दिन लेने से हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसलिए थायराइड के साथ में हमेशा पोटेशियम साल्ट दिए जाते हैं। एसीबिलिटोल एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट में एक चार्ट पढ़ा था हमने, एंजियोटेंसिनोजन इससे बनता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से बनता है एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? तो ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को सिकुड़ा देता है और सोडियम को रिटेन करके रखता है। यहाँ पर एक एंजाइम था उसका नाम था एसी, ड्रग हम लेंगे वो एसी को क्या कर देगा? इनहिबिट कर दे, उसको बोलते हैं एसी इनहिबिटर। इनके लास्ट में क्या लगा रहता है? प्रिल।
तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड नहीं बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, डायलेट हो जाएगी, सोडियम रुकेगा नहीं, निकल जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। दूसरा यूज करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, टेल्वेसार्टन, लोसार्टन, ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर 81 रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाते हैं और एंजियोटेंसिन सेकंड के काम को रोकती है। फिर सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को रोको तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक जो होता है अल्फा एगोनिस्ट होता है, ये हाइपोथैलेमस में जाकर वहां से एड्रेनल नॉर्डिन के रिलीज को पैरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर दो, लेबेटालोल और कार्बोडालोल, अल्फा ब्लॉक कर देंगे तो वेसोडाइलेशन होगा, बीटा ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। फिर अल्फा ब्लॉकर केवल वेसोडाइलेशन, इनके लास्ट में जोसिन लगा रहता है। बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। प्रोपेनालोल हम अस्थमा में नहीं देते, नहीं तो ये हार्ट रेट को तो कम कर ही रहा है पर साथ में जाकर ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, तो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ज्यादा अच्छे है। एटेनोल, मेटाबोलोल ये केवल हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, इनके लास्ट में डिपिन लगा मिलेगा, ये मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को कम कर देंगे, कैल्शियम का इनफ्लक्स कम होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन कितने प्रकार होते हैं, किस कारण से होता है, बिना दवाई के कैसे ठीक करें, कौन कौन से ड्रग देते हैं, पूरा हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक, हार्ट की मसल्स का डेथ होना, मायो मतलब मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट, इन्फेक्शन मतलब डेथ हो जाना। तो आर्टरी ब्लॉकेज है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कारण हार्ट की मसल डेथ हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं, तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण सीने में अचानक से दर्द होने लगता है जो लेफ्ट शोल्डर तक रेडिएट हो जाता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। दो प्रकार की, क्लासिकल और वेरिएंट। कारण क्या होता है, तो उन आर्टरीज के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गया होगा, स्पास्म आ गया होगा, फेट जम गया होगा, हार्ट फेलियर हो गया होगा, इस कारण ऐसा हो सकता है। तो सीने में अचानक से दर्द हो गया, इसके सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं कोरोनरी वेसोडायलेटर, जो कोरोनरी आर्टरीज को क्या करते हैं, डायलेट कर देती है और ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है। क्यों नाइट्रेट्स भी कहते हैं, ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट, जीटीएन, सबलिंगुअल टैबलेट भी आते हैं इनकी, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर देकर हम हार्ट का वर्कलोड कम करके भी हम एंजाइना पेक्टोरिस में रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है लिपिड का बढ़ जाना, लिपिड लेवल का बढ़ जाना, और जब वो लिपिड क्या होगा, किसी आर्टरीज के अंदर जाकर बिल्डअप हो जाए या जम जाए तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई तो ब्लॉकेज आएगा, हार्ट की डिसीज हो जाएगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कारण क्या, तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, पेरेंट्स में से बीमारी हमको हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाना, घी तेल वगैरह ट्रांस फैट खाने से, ज्यादा तनाव रहने से, ज्यादा मोटापा होने से हमारे शरीर में लिपिड का लेवल बढ़ सकता है। सिम्टम्स क्या, तो इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं दिखते पर बहुत ज्यादा लिपिड लेवल बढ़ गया, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। दवाइयाँ कौन सी लेंगे हम इसमें, HMG कोअर रिडक्टेज इनहिबिटर, इनको स्टाटिन भी कहते हैं। स्टाटिन न्यूक्लियस होता है, ये ड्रग्स HMG कोअर रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके शरीर के अंदर LDL और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देती है। फिब्रेट्स जो होते हैं, बेंजफिब्रेट, सिप्रोफिब्रेट मतलब फिब्रिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाकर क्या करते हैं, शरीर में फैट कम कर देते हैं। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन है, बाइल एसिड सिक्योर, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक रेजिन्स होते हैं जो हमारे बाइल जूस से जाकर जुड़ जाते हैं और यहाँ से बाइल को बॉडी से बाहर ले जाते हैं। बाइल बाहर चले गया तो हमारे लीवर का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, लीवर का कोलेस्ट्रॉल कम हो तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर में जाना शुरू हो जाता है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं, जब हार्ट बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, वहां पर कम हो जाता है, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF बोलते हैं। कारण क्या हो सकता है, अरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट वाल में लीकेज हो रहा है तो धीरे धीरे वेंट्रिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो हाथ पैर में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो पैरों में स्वेलिंग आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थकावट में से कमजोरी, इस टाइप की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में कार्डियो टॉनिक और डायरेटिक्स दिए जाते हैं। ये पूरी कार्डियोवास्कुलर डिसीज थी। अगला इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी डिसीज, तो अस्थमा और COPD, ठीक है। अस्थमा और COPD क्या है, अस्थमा एक क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग आने से न्यूरो हो जाते हैं, जिससे हमको एयर के एक्सचेंज में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन CO2 के एक्सचेंज में, उसको अस्थमा बोलते हैं, क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज, ठीक है। कारण क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स करना होता है, एलर्जेन लाइक पोलन ग्रेन, डस्ट, माइट वगैरह हमारी बॉडी में जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं जो इंफ्लेमेशन कॉज करते हैं, लाइक हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, और फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अस्थमा में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो एयरवे अफेक्ट होते हैं, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, एयरवे के अंदर फ्लूइड भी इकट्ठा हो सकता है, खांसी भी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट में टाइटनेस लगेगी।
बिना दवाई के कैसे मैनेज करने की कोशिश करें, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, हर्बल रेमेडीज ले, ठीक है। और ड्रग कौन से लेंगे, तो ब्रोंकियोडायलेटर, जो ब्रोंकियोल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर दें, होल को चौड़ा कर, जिससे एयर का एक्सचेंज अच्छा होता है। तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट लेते हैं जो केवल लंग्स पे जाकर काम करे, हार्ट पे काम नहीं करे। साल्बुटामोल इनहेलर आती है, टेबलेट आते हैं, रेस्क्यूल आते हैं, टर्बिटालिन, सार्बिटेरॉल वगैरह लेते हैं, मिथाइलजेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन के काम को रोको तो ब्रोंकियोल्स अपने आप डायलेट हो जाएंगे। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे तो ब्रोंकियोल चौड़े हो जाएंगे। और ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट लेते हैं जिसमें मोन्टेलिकॉस, जेप्रिलिकॉस, मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी दिए जाते हैं। सीओपीडी और अस्थमा लगभग सेम है, ड्रग सेम ही लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीओपीडी कहलाता है। सीओपीडी का सबसे मेन कारण होता है वो स्मोकिंग, इसके अलावा डस्ट, फ्यूम वगैरह हो सकता है, ठीक है। कारण प्रॉब्लम क्या आएगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, फिर सीने में टाइटनेस लगेगी, बलगम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट का तरीका सेम है, ठीक है, और मैनेजमेंट इसका सेम है। डायबिटीज क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 80 to 100 mg पर DL, मतलब 100 ml इतना होना चाहिए। पर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। इसकी जांच करने के लिए हम OGTT करवाते हैं, रेंडम ब्लड शुगर करवाते हैं, FBS कराते हैं, अलग अलग टेस्ट होती है। दो प्रकार के डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी हमारी बीटा सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट, से इंसुलिन कम हो। इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट में क्या होता है, इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कारण क्या क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, ज्यादा वजन होना, मोटापा, काम धंधा नहीं करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस और फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स को तो हमको भी हो सकता है। तो डायबिटीज के कारण बचने के लिए क्या करें, तो मैनेज करने के क्या करना चाहिए हमको, तो अच्छा खाना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दे, वेट मैनेज करें। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेशाब बार बार आती है, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। फिर डायबिटीज धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है, हार्ट खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, नर्व सेल खराब हो, फूड डैमेज, आंखें खराब, ये सब प्रॉब्लम। और ये कुछ उसकी टेस्ट होती, तो हमारा FBS करवा सकते, तो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। फिर PPG करा, पोस्टपार्टम लोग खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं, रेंडम शुगर लेवल भी करवाते हैं, और OGTT करवाते हैं, इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज देकर बाद में 2 घंटे के बाद जांच करवाई जाती है। ड्रग कौन सी लेते हैं इसमें, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते थे, इंसुलिन देंगे, पर इंसुलिन क्या होता है, इसको ओरली नहीं लेते, डिग्रेड हो जाता है, तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसके। एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेट में जाकर डिग्रेड हो जाएगा गैस्ट्रिक फ्लूइड में, इसलिए इसको हम ओरली नहीं देते। तो फिर हमको बाद में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, सल्फोनाइलयूरिया, टॉलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइवेंकामाइड, ग्लिपिजाइड, ये सब क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज को कम कर देते हैं। बट ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं है, ठीक है, उसमें भी शुगर बहुत कम है, कोमा में जा सकता है। और डायबिटीज वाले के अंदर भी, पेशेंट के अंदर भी हमको डोज का ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करेगी। बाइगोनाइड्स क्या होता है, वो इंसुलिन के सिक्रेशन को नहीं बढ़ाते, बस इंसुलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आ गया उसको कम था, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन देते हैं, नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होती है। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम को इनहिबिट करके ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कार्बोस, मैग्नेटोल, ओग्लिबोस देते हैं, तो अदर एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। फिर बात करें हम थायराइड पे असर करने वाली दवाइयां, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का कम हो जाना, और हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का ज्यादा हो जाना। हाइपो के 3 टाइप है, क्रिटिनिज्म, माइक्सिडा और एडेमिक गाइटर। एडेमिक गाइटर क्या होता है, जिसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है बड़ी हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और क्रिटिनिज्म जो होता है इंट्रायूटेराइन आयोडीन डेफिशिएंसी, मां प्रेग्नेंट है और मां ने आयोडीन कम खाई तो बच्चों में भी मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन हो सकता है। इसके कुछ सिम्टम रीजंस होते हैं, लाइक हाशिमोटो डिसीज, इम्यून सिस्टम ही हमारी थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर दे, रेडिएशन, ड्रग्स, आयोडीन डेफिशिएंसी कारण हो सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी, थकावट महसूस होगी, ठंड सहन नहीं होगी, फिर हेयर वगैरह सब खराब हो जाए, मेमोरी लॉस होना, इस टाइप के। तो बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसा खाना खाओ जिसमें आयोडीन ज्यादा हो, ठीक है। और फिर एल थायरॉक्सिन हमको बाहर से लेना पड़ता है। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है किस पे, हाइपरथायराइडिज्म पे। हाइपरथायराइड मतलब बॉडी के अंदर T4 T3 का बढ़ जाना, जिसके कारण पल्स रेट बढ़ जाए, नर्वसनेस और वजन कम होने लगेगा, क्योंकि हमारा BMR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। T4 T3 BMR को बढ़ा देते हैं। कारण क्या था, ग्रेव डिसीज, थायराइड ग्लैंड के अंदर ओवर एक्टिव नोड्यूल्स का जनरेट हो जाना, थायराइड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, बहुत ज्यादा आयोडीन, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बनने से TSH ज्यादा निकलेगा, TSH ज्यादा निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड T4 T3 ज्यादा निकालेगी, तो वजन कम हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बचने के लिए क्या करें, आयोडीन डाइट थोड़ा सा कम कर ले हम,
डिओडाइज साल्ट लेना पड़ेगा उस समय। और ड्रग की बात करें, थायराइड इनहिबिटर दिए जाते हैं। थायराइड इनहिबिटर, ये 2 ड्रग को हम गाइटरोजन भी कहते हैं ऊपर वाली को, ठीक है। ये पहला था थायराइड इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, आयोडीन को थायराइड ग्लैंड के अंदर जाने से रोक देती है। ड्रग जाकर इकट्ठे होकर आयोडीन अंदर नहीं जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी कर देता है। थायराइड डेरिवेटिव क्या करते हैं, आयोडीन अंदर तो चले गया है पर थायरोग्लोबिन रेसिड्यू के अंदर नहीं जा पाएगा। आयोडाइज साल्ट देने से क्या मतलब, ज्यादा आयोडीन खाने से जो थायराइड के अंदर पहले से T4 T3 बना हुआ है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड TSH को रिस्पांस करना बंद कर देती है। और रेडियोएक्टिव आयोडीन देंगे तो ये रेडियोएक्टिव आयोडीन, हम नॉर्मल आयोडीन खाते हैं उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 129 होता है, पर ये रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है इसका 131 है। ये रेडिएशन इमिट करेगा और हमारी ग्लैंड्स को क्या करेगा, और एक जो टिश्यू को डैमेज करके थायराइड ग्लैंड के काम को रोक देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी की बीमारी, कन्वल्जन या सीजर, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। और इपिलेप्सी का जो दौरा होता है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता, नॉट लास्ट लॉन्गर देन 10 मिनट। EEG से को मेजर करते हैं। ब्रेन सेल्स के अंदर डिफेक्ट हो गया, हमारे ब्रेन सेल से डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वहां से ज्यादा मैसेज आने से बॉडी के अंदर मूवमेंट होने लगती है, उसको इपिलेप्सी बोलते हैं। इपिलेप्सी के 2 टाइप्स हो जाएंगे, जनरलाइज और पार्शियल। जनरलाइज में क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। पार्शियल में बॉडी के कुछ लोकल ऑर्गन जैसे हाथ पैर में जकड़न आना, फेस पे जकड़न आना, वो पार्शियल कहलाता है। जनरलाइज के 2 टाइप, ग्रैंडमल और पेटाइटमल। ग्रैंडमल जो होती है बड़े लोगों में होती है, पेटाइटमल जो होता है वो बच्चों में होता है। ग्रैंडमल में सडन टोनिक क्लोनिक ताकत के साथ में मूवमेंट होती है, आधे घंटे के आसपास इंसान बेहोश रह सकता है, जब जागेगा तो सरदर्द होगा। बट पेटाइटमल जो होती है बच्चों के अंदर होती है, मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे बेहोश होगा। शुरुआत में बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन देता है, हाथ पैर में जर्किंग होती, मूवमेंट होती, उसको हम पेटाइटमल कहते हैं। कारण इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कंफ्यूजन, हाथ पैर में जर्किंग, मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियस, फियर, एंजाइटी, डर लगना, चिंता होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बचने के लिए ब्रेन में गड़बड़ है तो ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, डाइट रेजिम, थोड़ा खाना ऐसा खाए जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम ठीक हो, योगा, एक्यूपंक्चर, रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं हम। ड्रग की बात करें तो भाई साहब करके याद रखो इसमें, तो भाई साहब तो पहला भी और आखिरी भी आपको मालूम है, बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइज। कुछ बार्बिटूरेट लाइक फिनोबार्बिटोल, मेफाबार्बिटोल यूज करते हैं, कुछ बेंजोडाइजापिन्स यूज करते हैं। इसका हाइडेंटाइन न्यूक्लियस होता है, केमिस्ट्री बड़ा ना समझ में आता है, रहते हैं। कार्बामाजामिन, इथोसक्सीमेड, वॉल्प्रोइक एसिड और कुछ अदर ड्रग इसमें दी जाती है। पार्किंसन डिसीज क्या होता है, तो पार्किंसोनिज्म में हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, डोपामिन की कमी हो जाती है। अब डोपामिन की कमी होने से ये जो मैसेज जो होता है आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोलते हैं पार्किंसोनिज्म या पीडी, ठीक है। तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर, रिजिडिटी, ट्रीमर, ब्रेडिकाइनेशिया, वॉकिंग स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाएगी, ढंग से खड़ा नहीं रह सकता, सलाइवा ज्यादा आना, ये पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं। तो डोपामिन की कमी है, ध्यान देना भी। और कारण क्या था, न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन, न्यूरोनल डिजनरेशन, मतलब न्यूरॉन्स क्या होता है, डैमेज होते हैं, इसके कारण डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी। ओवर यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग के कारण भी ऐसा हो सकता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करती है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, डोपामिन एक्टिविटी कम कर देती है। फिर कुछ पेस्टिसाइड, ब्रेन इंजरी, ट्यूमर्स वगैरह, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी, ट्रीमर, स्लोड मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेशिया है ना, रिजिड मसल्स, फिर पोस्चर इम्बैलेंस, ठीक है, बैलेंस में दिक्कत आएगी, स्पीच राइटिंग चेंजेस हो जाएगी, एक्सेसिव सलाइवेशन, इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमको डोपामिन का लेवल बढ़ाना चाहिए या डोपामिन जैसी ड्रग देना चाहिए। तो पहला था डोपामिन प्रिकॉर्सर, ये दवाइयाँ जो होती है ये ब्रेन के अंदर जाकर, जैसे एल-डोपा हमने ले लिया, एल-डोपा जो होगा ब्रेन में जाएगा और वहां पर डोपामिन बनाएगा। बट एल-डोपा इधर भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके साथ में पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकने के लिए साथ में हमको कार्बिडोपा देना चाहिए, ठीक है। फिर अमेंटाडिन एंटीवायरल ड्रग है, डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देती है। फिर डोपामिन एगोनिस्ट ये D2 रिसेप्टर पे जाकर डोपामिन जैसा काम करते हैं, ग्लूकोकेप्टिन, लाइसोजाइड, प्रोपिनॉल देते हैं। फिर डोपामिन के टूटने को या मेटाबॉलिज्म को रोक दो, तो माओ और काउंट दो एंजाइम होते हैं जो डोपामिन को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो उसमें हम माओ और काउंट देते हैं, ये डोपामिन के टूटने को रोक देते हैं, ठीक है। और एंटीकोलिनर्जिक भी साथ में देते हैं। नेक्स्ट इसमें अल्जाइमर डिसीज, ठीक है, अल्जाइमर या एडी। अल्जाइमर किसको बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, भूलने की बीमारी हो जाना, हमारा ब्रेन जो होता है कमजोर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजेज बाय ब्रेन टू श्रिंक, एट्रोफी, ब्रेन सेल्स टू डाई, हमारे ब्रेन की सेल्स मरने लग जाती है, खास करके बूढ़े लोगों के अंदर होता है। तो 2 प्रकार का, अर्ली ऑनसेट एडी, लेट, है ना, जो जल्दी होने लगे उसको अर्ली ऑनसेट, जो बूढ़े लोगों में होते हैं उसको लेट ऑनसेट बोलते हैं, 65 के बाद ही होती है।
कारण क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है इनके बीच में सिग्नलिंग में दिक्कत आती है, कुछ न कुछ केमिकल बीच में जम जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनके बीच में न्यूरो ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्जाइमर। तो ये प्लेग जम गया, बीटा एम्लोइड है ना, टाउ प्रोटीन्स, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और ब्रेन सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है वो लॉस हो जाता है, और जिसके कारण ब्रेन सेल का डेथ होना, ब्रेन एट्रोफी बोलते, श्रिंक हो जाना, छोटा हो जाना, कमजोर हो जाना, ठीक है। क्या सिम्टम्स है, बूढ़े लोगों को देखो उनकी क्या होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इम्पेयर्ड मेमोरी इन थिंकिंग, कंफ्यूजन, मिसप्लेसिंग द आइटम, कौन सा सामान कहाँ रख दिया, हेलुसिनेशन, सपनों की दुनिया में जिएंगे, आर्गुमेंट करेंगे, और कभी कभी उनका वायलेंट बिहेवियर भी हमको दिखता है। तो ब्रेन मेमोरी को हमको बढ़ाना है तो मेमोरी एंड ओरिएंटेशन एक्सरसाइज करो, ठीक है। आर्ट थेरेपी, एरोमा थेरेपी, मसल म्यूजिक थेरेपी वगैरह दीजिए जिससे ब्रेन एक्टिवेट हो। ड्रग कौन कौन से देंगे इसमें, तो कोलिनेस्टेरॉल इनहिबिटर देंगे जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो रिवास्टिग्मा, पायरिडोस्टिग्मा वगैरह देंगे हम। एनएमडी एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो साइकोसिस का एंटी साइकोटिक, कन्वर्जन हो रहा था एंटी कन्वर्जन देना पड़ेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, तो ब्रेन के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो ब्लड वेसल्स जो होती है रप्चर हो गई है, इसमें से ब्लड लीक हो गया, इसको भी स्ट्रोक कहते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाना या लिपिड का जम जाना भी स्ट्रोक है। तो ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक है ब्रेन अटैक। तो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर हो जाएगी, ब्लीड हो जाएगी, है ना, या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, तो आगे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, वहां की नर्व सेल भी डैमेज हो जाती है, ब्रेन सेल जो होती है डाई होने लग जाती है, कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तीन प्रकार का हो गया, ट्रांजिशन इस्केमिक अटैक, मिनी स्ट्रोक बोलते हैं कि कुछ मिनट्स के लिए ब्लॉकेज हुआ है, इस्केमिक स्ट्रोक, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया बिल्कुल, ठीक है, और आर्टरीज जो होती है लीक कर जाए तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब ब्लीडिंग हो गया। कारण क्या हो सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ब्लड वेसल लीक कर जाए, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा बीपी है तो नसें फट जाएगी ब्रेन की, लिपिड लेवल ज्यादा जम जाएगा, ब्लड ज्यादा पतला हो जाना, और ट्रॉमा फ्लूइड लॉस के केस में भी ऐसा हो सकता है। क्या सिम्टम्स आएंगे, तो पैरालिसिस, ठीक है, बॉडी का रिफ्लेक्स पूरा बंद हो जाता है, हाथ पैर वगैरह कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, बोलने में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन, विजन प्रॉब्लम, चलने फिरने में, या पोस्चर जो होता है उसका चेंज हो जाता है। ठीक करने के लिए क्या करें, तो बीपी को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कम का, स्मोकिंग वगैरह, एक्सरसाइज करें प्रॉपर, तो ये उसके नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजी में ब्लड को पतला करना पड़ेगा आपको, यदि ब्लड जम रहा है तो एंटीप्लेटलेट, एंटीकांगुलेंट, और ब्लड यदि जम गया है तो उसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस देते हैं, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, प्लाज्मिन जो होता है वो क्लोट को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, तो ये दिए जाते हैं, ये गोल्ड ट्रीटमेंट कहलाता है स्ट्रोक के केस में, ठीक है। बीपी ज्यादा है तो बीपी कम करने वाली दवाई देना चाहिए, और लिपिड ज्यादा है तो लिपिड को कम करने वाली दवाइयां देना चाहिए। माइग्रेन सबको पता है सर दर्द करता है इसमें, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग हेडेक होता है, एपिसोडिक, रुक रुक के आता है अलग अलग एपिसोड्स में, और साथ में नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलग अलग फेज है, प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक और पोस्ट्रोम, ठीक है। कारण क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स के अंदर हो तो उसमें भी माइग्रेन की दिक्कत आती है, स्ट्रेस ज्यादा तनाव में रहे, डिप्रेशन, सेकंड हैंड स्मोक, बहुत ज्यादा नॉइज के कारण, कुछ लोगों को स्मेल के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। बचने के लिए सिम्टम्स क्या है, हेडेक होगा, माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है, लाइट से, नॉइज से, इनसे सेंसिटिविटी, किसी को स्मेल से सेंसिटिविटी। बचने के लिए क्या करें, उसको ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर थेरेपी, प्रॉपर नींद लो, और दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई NSAIDs, एर्गोटालकोलाइड आपने पहले भी सुने हैं, ये इसमें दिए जाते हैं। GERD क्या होता है, तो गैसो एसोफेजियल रिफ्लक्स, इसमें क्या होता है, हमारे पेट का जो कंटेंट होता है ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है और इसोफेगस को इरिटेट करता है, इसको GERD बोलते हैं, ठीक है। तो बैकवास एसिड रिफ्लक्स कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। क्या कारण, जो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, लेट नाइट खाना खाता है, ज्यादा खाना खाता है, उसको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो स्मोकिंग है ना, ईटिंग लार्ज मील्स है ना, ईटिंग एट लेट नाइट, स्प्रिन, एंटासिड वगैरह वो अपने NSAIDs के कारण भी एसिड सिक्रेशन या अल्सर वगैरह होता है, उसके कारण ऐसा हो सकता है। गॉल स्टोन है तो भी हो सकता है। तो पेट के अंदर, इसोफेगस के अंदर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन आएंगे और लेरिंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। बचने के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या करें, तो भाई सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ दे, ज्यादा खाना नहीं खाए, कम खाना खाए, या फिर थोड़ा सोते समय हमें हेड को थोड़ा सा ऊंचा रखें, ठीक है, तो ये एसिड हमारे इसोफेगस पे ना जाए।
ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड लेना पड़ेंगे हमको, एसिडिटी को कम करो, एसिड सिक्रेशन को कम करने के H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटीकोलिनर्जिक दिए जाते हैं। तो इसोफेगस में इरिटेशन हो रहा है तो उसको GERD बोलते हैं, और पेट में छाले हो जाए तो उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर डिसीज या PUD। तो छाले जो होते हैं स्टोमक में भी हो सकते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकते हैं। स्टोमक में है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, छोटी आंत में उसको बोलते हैं डियोडेनल अल्सर। कारण क्या है, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ज्यादा दर्द बुखार सूजन की दवाई ये पेट में छाले करती है, ज्यादा तनाव में, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्मोकिंग, तंबाकू, इनके कारण होता है। क्या दिक्कत है, पेट में बर्निंग सेंसेशन आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, है ना, गैस बनेगी, इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। बचने के लिए क्या करो, स्मोकिंग छोड़ दो, स्ट्रेस कम करो, इन्फेक्शन वगैरह रोको, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का अच्छे बैक्टीरिया बढ़े हमारे अंदर। दवाइयों में एंटी अल्सर ड्रग दी जाती है, ठीक है, तो एंटासिड जो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो हमको अल्कलाइन बेस पीना पड़ता है, वीक बेस जो एसिड को खत्म करे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एसिड सिक्रेशन को कम करो, H2 रिसेप्टर के कारण में एसिड सिक्रेट होता है, तो हम H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दे तो इनके लास्ट में टिडिन, सेमिटिडिन, रोमेटिडिन, रेनिटिडिन, फोमेटिडिन, एसिलॉक लेते हैं हम रेनिटिडिन के फॉर्म में। दूसरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या PPIs, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल वगैरह एसिड सिक्रेशन कम करते हैं। और एसिटाइल कोलिन के कारण एसिड सिक्रेट हो रहा होगा तो वहां पर मस्कार्निक पे हम ड्रग को बिठा दे, एसिटाइल कोलिन अपना असर नहीं दिखाया तो एट्रोपिन दिए जाते हैं, और अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में ड्रग्स देना पड़ेगी। इंफ्लामेटरी बॉल डिसीज का मतलब होता है कि बड़ी आंत के अंदर सूजन आ गया है, वहां पर छाले हो गए, तो उसको हम कोलोन अल्सर, कोलोनिक अल्सर भी बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज के दो टाइप होते हैं। कारण क्या है, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, जेनेटिक, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग, स्ट्रेस, इनके कारण ऐसी पेट बड़ी आंत के अंदर छाले हो सकते हैं, और सूजन आ जाएगा। और बड़ी आंत में प्रॉब्लम होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, डायरिया, एब्डोमेन पेन, क्रैम्पिंग, है ना, फिर रिड्यूस्ड एपेटाइट, मल के अंदर ब्लड का जाना, वजन कम हो जाना, थकावट, कमजोरी महसूस होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बचने के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेस कम करे, अच्छी नींद ले, स्मोकिंग नहीं करे, अच्छा खाना खाए और बावेल रेस्ट दे, या फिर डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए हमको, ठीक है। इन्फेक्शन और अल्सर को ठीक करना सबसे अच्छी ड्रग होगी सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन एक प्रो ड्रग है, ये टूट कर सल्फापिरिडिन और अमाइनो सैलिसिलिक एसिड बनाती है। सल्फापिरिडिन एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल को मार देगी, और सल्फापिरिडिन जो होता है वो अल्सर को भरने में मदद करती है। साथ में स्वेलिंग हो गई तो हमको प्रेडनिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह स्टेरॉइड लेना चाहिए। इम्यूनिटी के कारण हो रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट लो, एंटीबायोटिक लो, है ना, मेट्रोनिडाजोल वगैरह देना पड़ेंगे। एल्कोहलिक लीवर डिसीज, एल्कोहलिक लीवर डिसीज का मतलब होता है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से हमारा लीवर में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, इसको हम एल्कोहलिक लीवर डिसीज या ALRD भी बोलते हैं। तो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल डैमेजिंग द लीवर एंड लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ फैट, इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग इन लीवर। फैमिली हिस्ट्री, माँ बाप को ऐसी दिक्कत हो सकता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, खाना पीना अच्छा नहीं है, उसका न्यूट्रिशन, तो उसके कारण हो सकता है। पेट में गड़बड़ हुई, लीवर खराब हुआ तो पेट की प्रॉब्लम, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉइंटिस, थकावट महसूस होना, हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाना, वेट लॉस होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। तो बचने के लिए, ठीक करने, सबसे पहले तो अल्कोहल लेना ही बंद कर दो, अच्छा खाना खाओ, विटामिन ए वगैरह ज्यादा लेना चाहिए। और सूजन आ गया लीवर में तो हमको स्टेरॉइड लेना पड़ेंगे, प्रीबायोटिक खाओ, एंटीबायोटिक लेना पड़ेंगे, साथ में मल्टीविटामिन। और लीवर ज्यादा ही खराब हो तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। एनीमिया क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की, आरबीसी की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया के अलग अलग टाइप है, आयरन की कमी हुई तो आयरन डेफिशिएंसी को क्या होता है, बोन मैरो जो होती है वो आरबीसी बनाती है। तब बोन मैरो के अंदर अब आयरन नहीं डालोगे, विटामिन B12 वगैरह नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हीमोग्लोबिन, आरबीसी कम हो जाएगा। तो आयरन नहीं है शरीर में तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन नहीं है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन बोन मैरो खराब हो गई तो एप्लास्टिक एनीमिया। फिर आरबीसी ज्यादा रप्चर हो जाए तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसमें थैलेसीमिया, अलग अलग सिकल सेल, अलग अलग टाइप्स होते हैं। कारण क्या हो गए, तो विटामिन की कमी, आयरन की कमी, ठीक है, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, आयरन खा तो रहे पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मतलब विटामिन सी की कमी, प्रेगनेंसी जेनेटिक हो सकता है। और हीमोग्लोबिन की कमी हो तो बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, कमजोरी है, स्किन का कलर चेंज होगा, सीने में दर्द होने लग जाएगा, चक्कर आएंगे, हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो बचने के लिए, मैनेज करने सबसे अच्छा आयरन रिच फूड खाएं, तो मीट, पालक वगैरह ये सब ज्यादा लें। साथ में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हमको साथ में विटामिन सी भी खाना चाहिए, B12 और B9 खाना चाहिए। ड्रग की बात है, आयरन ऐसा फेरस लेना पड़ेगा हमको, तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट
और B12 खाना पड़ेगा। हम जो भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ में विटामिन सी लो। विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फेरिक आयरन को फेरस में कन्वर्ट करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती है, कंटाजिनस डिसीज है जो 1% टू अनदर पर्सन फैलती है, उसको हम टीबी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो प्राइमरी साइट होती है इन्फेक्शन वो लंग्स होता है, पर ब्रेन मतलब सीएनएस ट्यूबरक्लोसिस, बोन मतलब स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस, लीवर और किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेटेंट टीबी का मतलब होता है टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में थे बट हमारी इम्यूनिटी के अच्छी है और वो एक्टिवेट नहीं है हमारे शरीर में, तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा, उसको लेटेंट बोलते हैं। और जब ये एक्टिव हो जाता है या किसी के बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स आ रहा है उसको हम एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जिसमें इंसान बीमार हो जाता है। कारण क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। सिम्टम्स क्या, लंबे समय से खांसी आना, उसमें बलगम का आ जाना, ब्लड का आना, सीने में दर्द होना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, बुखार आना, इसके सिम्टम्स कहलाते हैं। बचने के लिए क्या करना, हाथ अच्छे से धोए, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन लगता है, मास्क लगाएं। ड्रग दो प्रकार की, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग को याद रखने के लिए क्या याद रखना है हमको, रिप्स ध्यान रखना है। रिप्स जो होता है रिफाम्पिसिन, आइसोनिया, पैराथाम्ब्यूटाल होता है, आपको पता भी RIPS, ये बीच की जो 3 ड्रग होती है ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है। एस जो है 30 राइबोसोम से जुड़ेगी, प्रोटीन बनने नहीं देगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के 4 मेजर साइड इफेक्ट है ना, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। और आर में 3 आर याद रखना हमको, रिफाम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और रेडिस ऑरेंज करंट डिस्कलरेशन। आइसोनियाजाइड के साथ में हमेशा B6 लेना चाहिए, नहीं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। जब फर्स्ट लाइन ड्रग असर नहीं करेगी, रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो फिर हमको क्या देना है, सेकंड लाइन ड्रग देते हैं, इथेनोमाइड, पास वगैरह। पास जो होता है वो एंटी मेटाबोलाइट है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है। फ्लक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ये डीएनए गायरेज एंजाइम पे काम करते हैं और ये इंजेक्टेबल अमाइनो ग्लाइकोसाइड है जिनको एमडीआर के केस में दिया जाता है। निमोनिया क्या होता है, लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन होने के कारण फेफड़े के अंदर क्या हो गया, पस या फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, जिसमें से हमारे फेफड़े के अंदर क्या सूजन आ गया, साथ में उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो गया। अब ये हॉस्पिटल के कारण भी हो सकता है, हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, साफ सफाई नहीं है तो हो सकता है। फिर भीड़ भाड़ में घूम रहे थे, कम्युनिटी एक्वायर्ड, वेंटिलेटर के कारण और खाने पीने के अंदर भी हमारे शरीर में माइक्रोब जा सकता है। कौन कौन से माइक्रोब, तो ज्यादातर लोगों को माइकोप्लाज्मा निमोनी, इन्फ्लुएंजा, रिनोवायरस, चिकनपॉक्स, इनके कारण कोरोना में भी निमोनिया हो गया। क्या प्रॉब्लम आएगी, तो भैया इन्फेक्शन हुआ तो बुखार आएगा, खांसी आएगी, फेफड़े में गड़बड़ है, शॉर्टनेस, हार्ट रेट का बढ़ जाना, इस टाइप की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और निमोनिया से बचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, तो गार्गलिंग ऑफ साल्ट वाटर गार्गलिंग करो, पेपरमेंट टिक है ना, कोल्ड कंप्रेस, पानी थोड़ा सा गर्म गुनगुना पीना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, लिक्विड ज्यादा पीना चाहिए। ड्रग की बात करें तो इन्फेक्शन हुआ होगा तो एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल लो। बुखार आ रहा था, एंटीपायरेटिक, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया तो ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीटसिव नेजल डिकंजेशन और फ्लूइड को निकलवाना भी पड़ सकता है। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, हो सकता है कि दोनों किडनी में हो गया हो या फिर ब्लडर, तो ऊपर हो रहा है तो उसको अपर यूटीआई बोलते हैं, और यूरेथ्रा में या ब्लडर में हो रहा है तो उसको हम लोअर यूटीआई बोलते हैं। मैक्सिमम जो यूटीआई होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण होता है, ई कोलाई, क्लेबेसिला, एंटेरोबैक्टर के कारण हो सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी, तो बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन, पेशाब करने जाते तो जलन होती है, पेशाब बार बार आती है पर कम आती है, बहुत ज्यादा यूरिन नहीं आता, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, उसमें ब्लड हो सकता है, क्लाउडी यूरिन, बहुत ज्यादा स्मेल करेगा, पेट दर्द करेगा, बुखार आएगा। बचने के लिए क्या करो, तो साफ सफाई रखें है ना, फिर शावर बाथ लेना चाहिए, लिक्विड ज्यादा पीना चाहिए, विटामिन सी खाओ। विटामिन सी जो होता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, ये इन्फेक्शन से हमको बचाता है। ड्रग में सल्फोनामाइड लेते हैं, सल्फोनामाइड जो होता है पापा डीएचएफ टीएचएफ पे काम करता है। एंटीमेटाबोलाइट कोट्रिमाक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथाजोल का कॉम्बिनेशन लो। फ्लॉक्सासिन लेते हैं हम, और एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, सेफलोथेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, हेपेटाइटिस कहलाता है, जिसके कारण लीवर में क्या होता है, सूजन आ जाता है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस ABCD वायरस के कारण होता है। कैसे फैलता है, तो इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज से फैल सकता है, ब्लड इन्फेक्टेड उसके कारण हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण विद इन्फेक्टेड पर्सन, माँ पॉजिटिव है तो बच्चे को भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी, तो बुखार आएगा, इसमें भी है ना, वायरल इन्फेक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, लीवर खराब हो रहा है तो पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी साथ में। तो बचने के लिए क्या करो, वैक्सीन लगवा बच्चों को, निडल ना, रेजर वगैरह ये शेयर नहीं करे किसी का, ब्लड को नहीं छुए,
और अल्कोहल बहुत ज्यादा नहीं पिएंगे, तो अल्कोहल में भी हेपेटाइटिस के दो मतलब निकलते हैं यहाँ पर, लीवर में सूजन, तो लीवर में सूजन अल्कोहल के कारण भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन कारण भी हो सकता है। फिर हमको एंटीवायरल ड्रग लेना पड़ेगा, स्वेलिंग को कम करने के लिए स्टेरॉइड खाना पड़ेगा, इंटरफेरॉन, लीवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। एसटीडी मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसी बीमारियां जो 1% टू अनदर पर्सन फैलती, जो वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो गोनरिया जो होता है निसरिया गोनरिया से होता है, सिफिलिस जो होता है ट्रोपेनेला पेलिडम के कारण होता है। तो यहाँ पर पेनफुल यूरिनेशन, उसमें पस का आना, स्वेलिंग हो जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और बचने उसको ठीक करने के लिए हमको बहुत सारे एंटीबायोटिक साथ में खाना पड़ेगा। एड्स क्या होता है? एचआईवी वायरस से होता है, एक रेट्रोवायरस है जिसके कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाए। इम्यूनिटी कम होने से बहुत सारे दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से इंसान की डेथ हो सकती है। जिसको भी एड्स होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो, इम्यूनिटी कम होने से उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक टीबी हो जाएगा बहुत जल्दी, हर्पिस का इन्फेक्शन हो सकता है, साल्मोनेला वगैरह का इन्फेक्शन हो सकता है। एड्स किससे होता है? तो एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी वायरस हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम, और इम्यूनिटी कम होने से हमको ये दूसरे सारे इन्फेक्शन लगने हो जाते हैं, जिस कारण इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, एड्स में कौन कौन सी ड्रग लेंगे और सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? तो फीवर, ठंड लगना, है ना, थकावट महसूस होना, इसके सिम्टम्स होते। बचने के लिए हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ को बता दे, वाइफ पॉजिटिव हस्बैंड को बता दे, कंडोम का यूज करे, रेजर नीडल वगैरह जो है शेयर नहीं करें। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड, रिहेबिलाइजेशन। ड्रग में हम क्या क्या देते हैं? तो उसका एचआईवी का हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था पहले, कि सबसे पहले क्या होता है, वो हमारे सेल में जाकर अटैच होता है, फिर अंदर जाकर आरएनए रिलीज होता है, फिर आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए हमारे डीएनए से मिलता है, फिर बहुत सारा आरएनए और प्रोटीन बनता है, फिर मैच्योर होकर रिलीज होता है। तो हम हर स्टेप पे रोक सकते थे। आरएनए से डीएनए बनने मत तो उसको बोलते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो आरएनए से वायरल डीएनए बनने से रोकते हैं। एक एंजाइम होता है, एंजाइम को ड्रग जाकर इनहिबिट, दो प्रकार न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड। इंटीग्रेज इनहिबिटर वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए से मिलने नहीं देते, उसको इंटीग्रेज इनहिबिटर, और प्रोटेज इनहिबिटर प्रोटेज एंजाइम को इनहिबिट करके वायरस के जो बच्चे हैं उनको मैच्योर होने नहीं देती। मलेरिया एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन है ना। प्लाज्मोडियम फैमिली के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फाल्सीपेरम, ओवेलिक, मलेरी, और प्लाज्मोडियम के कारण ही सबसे ज्यादा डेथ होती है, और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है वेक्टर होता है उसके कारण फैलता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमारे लीवर में जाकर मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी को काटता है तो लीवर में मल्टीप्लाई होता है, लीवर से वो आरबीसी में मल्टीप्लाई होता है। फिर इंसान को कोई मच्छर काटेगा तो मेल और फीमेल गेमेट्स तक करके ले जाएगा, उसके अंदर एक जाइगोट्स बनेगा, फिर उससे oocytes बनेंगे और वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है मलेरिया में? ठंड लगना, बुखार आना, है ना, सर दर्द करना, चेस्ट पेन होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। मच्छर कम कर देना चाहिए। और ड्रग में 4 अमाइनो क्यूनोलिन न्यूक्लियस होता है, इसके 4th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप होता है, और साथ में कुछ चूड़ा मिलेगा आपको, साइड चेन मिलेगी यहाँ पर, उसको 4 अमाइनो क्यूनोलिन, तो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अमाडियाकिन। 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स के अंदर ट्रामाकिन, पाइमाकिन, पेंटाकिन दिए जाते हैं, सल्फोनामाइड देते हैं इसमें। ठीक है, सार्स क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, पर एक्यूट है, कुछ समय के लिए ऐसा होता है, हो सकता है इंसान की इसमें डेथ भी हो जाए। और कोविड-19 के बारे में सब लोग जानते हैं, SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है, और इसमें ठंड लगना, बुखार आना, हाथ पैर दर्द करना, सांस लेने में दिक्कत होना, है ना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। बचने के लिए हाथ अच्छे से धोए, आंखों को, है ना, माउथ को, नोज को इनको टच नहीं करे, मास्क लगाए, वैक्सीन लगवा रहे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वगैरह लगाना चाहिए। एंटीवायरल ड्रग में फेविपिराविर सबने खाई थी पहले, स्टेरॉइड देते हैं जो सूजन को कम करे, प्लाज्मा थेरेपी, एक इंसान कोविड से ठीक हो गया तो उसकी प्लाज्मा दूसरे को चढ़ाओ। ठीक है, और इवर्मेक्टिन, क्लोरोक्विन भी साथ में दी जाती है। ठीक है, अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ऑटोइम्यून डिसीज है। हमारी एंटीबॉडी हमारी जॉइंट को क्या करते हैं, साइनोवियम को डैमेज करने लग जाती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, जोड़ों में दर्द होना, वहां पर सूजन आ जाना, रेडनेस आ जाना, पेन होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बचने के लिए, ठीक करने के लिए पहले तो वजन कम करें, फिर ठंडे से गर्म से सिकाई करें, एक्सरसाइज करें। ड्रग में कौन सी खाना पड़ेगा आपको, दर्द बुखार, दर्द की दवाइयाँ लेना पड़ेगी, स्टेरॉइड लेना पड़ेगी जो इन्फ्लामेशन कम और इम्यूनिटी को कम करने के लिए, इम्यूनोसप्रेसिव मिथोट्रेक्सेट, है ना, वगैरह इसमें दिए जाते हैं। ये था रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून है, हमारी गलत एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में
एक उम्र के बाद हमारी ज्वाइंट डैमेज होना शुरू हो जाती है। हो सकता है कोई चोट लग गई, बुढ़ापा है ना, बूढ़े हो जाएंगे तो ज्वाइंट्स कमजोर हो गए, ओबेसिटी ज्वाइंट इंजरी है, जेनेटिक भी हो सकती है। सिम्टम सेम है, ट्रीटमेंट भी लगभग सेम है। सोरोसिस जो एक स्किन डिसीज है जिसमें हमारे स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं। क्यों होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करता है, वो कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जन है उसके अगेंस्ट में काम करे तो स्किन ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो रेस्ट, इम्प्लेंट, पैचेस है ना, ड्राई स्किन, सोरनेस, सब पैचेस और इचिंग की प्रॉब्लम है। तो फोटोथेरेपी और इन्फ्लामेशन हो रहा है, ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहली बात तो हमको स्टेरॉइड लेना चाहिए, साथ में इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयां देना चाहिए। फिर आता है स्केबीज। स्केबीज में क्या होता है, स्केबीज एक इन्फेक्शन होता है जो माइट के कारण होता है। ये हमारी स्किन के अंदर अंडे देती है और वहां पर फिर इंटेंस इचिंग, खास करके रात के टाइम होना और स्किन का निकलना, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलती है। तो इसमें क्या करना था, कपड़े अच्छे से धोए, उनको अच्छे से सुखाए, लोगों को नोटिफाई करो, क्लोज कांटेक्ट से बचे। परमेंथ्रिन क्रीम आता है, इवरमेक्टिन खाना पड़ेगा, एक टेबलेट में मैक्सिमम काम हो जाता है। मेलाथियान ना, लिंडेन वगैरह, ये टॉपिकल प्रिपरेशन में सल्फर वगैरह फिर यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर है एक्जेमा। इसमें भी खुजली होती है पर ये इरिटेंट के कारण होती है, ठीक है। अब ये इरिटेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो सोप, डिटर्जेंट है ना, कोई एलर्जेन, माइक्रोब, इनके कारण बॉडी इरिटेट होती है स्किन, और उसके कारण बहुत ज्यादा खुजली आना, रेडनेस हो जाना, ठीक है, और इसके लिए स्किन हो जाती है। तो गुनगुने पानी से थोड़ा सा नहाना चाहिए, मॉइस्चराइजर का यूज होना चाहिए, कपड़े जो पहन रहे हो थोड़े सॉफ्ट वाले पहने, और इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक खाओ, इन्फ्लामेशन और स्टेरॉइड लेना पड़े, इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। फिर बात करें हम डिप्रेशन में, ठीक है, यहाँ आ गए हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर 5-HT का लेवल कम हो जाता है। 5-HT मतलब सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन का लेवल कम हो गया, और लेवल कम होने के साथ साथ है ना, आप ड्रग कैसे काम करते हो, डिप्रेशन होता है क्या, इसमें सैडनेस आने वाला, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कारण क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो गया। सेरोटोनिन भी कहते हैं 5-HT को, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो गए, बहुत ज्यादा दिनों से दर्द हो रहा है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। क्या सिम्टम, सैड मूड है ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लीजर है ना। तो ठीक करने के लिए अच्छी नींद लो, स्ट्रेस मैनेज करो, योगा, मेडिटेशन, इसका सहारा लेना चाहिए। ड्रग कौन सी होती है, देखो यहाँ पर 5-HT कम होगा तो आपको 5-HT का लेवल बढ़ाना है। तो पहले देख एंजाइम होता है, उसका नाम होता है माउ, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज। ड्रग जाकर इसको इनहिबिट करेगा, इनका टूटना बंद कर दे, इनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया, ये केमिकल रीअपटेक भी होता है, तो रीअपटेक को रोक दो, तो वहां पर रीअपटेक इनहिबिटर दिए। ट्राइसाइक्लिक, इसमें 3 रिंग होती है, इसलिए इसको ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है। इमिप्रामिन, डेसिमिप्रामिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, ये केवल सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकते हैं, बाकी नॉर्ड्रेनालिन, डोपामिन को रीअपटेक होने देती है, और कुछ असाधारण। फिर आता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता, परसिस्टेंस फीलिंग होती है, बार बार बेवजह इंसान परेशान होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या प्रॉब्लम, कारण होता है, डिफिकल्टीज एट वर्क प्लेस, काम करने में, या वहां पर कुछ दिक्कत है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फैमिली वायलेंस, या कोई दिक्कत है वहां पर, जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी लोग परेशान होते रहते हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी, एनॉक्सियस थॉट्स एंड बिलीव्स, कुछ ही सोचना, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स का आना, परेशान रहना, आराम ही नहीं करना, ठीक है, नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी। बचने के लिए स्ट्रेस को कम करें, नींद अच्छी ले, लोगों का सपोर्टिव नेटवर्क बनाए, उनका सहारा ले। इनमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंजियोलाइटिक्स और बेंजोडाइजापिन एंटीसाइकोटिक ड्रग देना पड़ेगी। साइकोसिस मतलब पागलपन, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें इंसान हेलुसिनेशन या डेल्यूशंस में जीता है, ठीक है। और जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, डोपामिन बार बार यहाँ पर जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रग को बिठा दें, डोपामिन की एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जनरली डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, डोपामिन के काम को रोक देती है। फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, फिनोथाइजिन न्यूक्लियस होता है इनमें, क्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, ब्यूटारोफिनोल, हेरोपेरिडोल और ग्लोक्सापिन वगैरह दिए जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस मतलब पिंक आई डिसीज, आंखों में इन्फेक्शन हो गया जिससे आंखें जो होती है रेड पिंक कलर की हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन।
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी तो आंखों में रेडनेस आ जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी आंखें, ठीक है। फिर इरिटेशन होना, बहुत ज्यादा आंसू आना, ठीक है, इचिंग होना और आंखों में ऐसा लगता है कुछ न कुछ गिरा और फिर पस और म्यूकस का रिलीज होना भी शुरू हो जाता है। तो साफ सुथरे रखे, आंखों को बराबर टच नहीं करे, स्विमिंग पूल वगैरह में अवॉइड करना चाहिए इस टाइम में जब ये फैल रहा है। एंटीबायोटिक मोक्सिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन वगैरह दिए जाते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है तो आंखों के अंदर पानी का ज्यादा हो जाना, एक्वस ह्यूमर का ज्यादा होना, और एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर टेंशन या प्रेशर का बढ़ जाना, जिसके अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो तो इंसान अंधा भी हो सकता है, उसको ग्लूकोमा बोलते थे। इसके 2-3 टाइप्स होते हैं, देख लेना। कारण क्या था, एक्वस ह्यूमर का ज्यादा हो जाना है, ग्लूटामेट का लेवल बढ़ जाना, बचने और प्रॉब्लम क्या है तो हमारा सर दर्द करने लगे, आंखों में सर में दर्द हो जाएगा, आंखें रेड हो जाएगी, इसमें देखने में दिक्कत आएगी। दवाइयाँ कौन सी लेती है, या तो एक्वस ह्यूमर बनने मत दो, उसके सिंथेसिस को कम कर दो, या फिर ड्रेनेज को बढ़ा दो। तो बीटा ब्लॉकर दिए जाए, टिमोलोल वगैरह दिया जाता है, ये एक्वस ह्यूमर बनने नहीं देते। मार्टिक्स मतलब कोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है जो ड्रेनेज को बढ़ाती है, साथ में अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और कार्बोनिक एंटागोनिस्ट इनहिबिटर दिए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम कोई दवाई खा रहे हैं बैक्टीरिया को या माइक्रोब को मारने के लिए, पर वो ड्रग असर ही नहीं कर पा रही, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अपने आप को चेंज कर लेते हैं और ड्रग को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते। 4 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं लिमिटिंग अपटेक ऑफ ड्रग। कुछ बैक्टीरिया अपने आप में बदलाव कर लेते हैं, ड्रग को अंदर लेना ही बंद कर देते हैं। कुछ होते हैं जो अपने टारगेट को चेंज कर लेते, ड्रग अंदर चली तो गई पर कहीं पर बाइंड नहीं कर पाएगी। कुछ होती है जो ड्रग को ही तोड़ देते, जैसे बीटा लैक्टामेज एंजाइम ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते। कुछ होती है जो ड्रग को वापस बैक्टीरिया जो होते बाहर कर देते हैं। क्या कारण होते हैं इसके, तो दवाइयों का गलत तरीके से यूज करना, पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेना, ठीक है। बचने के लिए क्या करें तो एंटीबायोटिक प्रॉपर तरीके से खाए, कोई भी डोज स्किप नहीं करे, पूरा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। फिर आती है लास्ट चैप्टर इसमें जो ड्रग्स जो होती है जो फीमेल प्रॉब्लम के लिए यूज की थी, वुमन हेल्थ के रिलेटेड ड्रग, उनको उसमें पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, डिसऑर्डर और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सेस हार्मोन सिक्रेट करने लग जाती है ओरी, जिसके कारण बॉडी के अंदर इरेगुलर पीरियड्स का आना, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाना, एक्ने, ओबेसिटी इस टाइप की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। नॉन फॉर्निकल ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से करना पड़ेगा, हमको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना, एक्सरसाइज करना चाहिए। ड्रग में क्या लेते हैं इसमें तो बर्थ कंट्रोल पील, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग वगैरह दी जाती है। डिस्मेनोरिया क्या होता है तो पीरियड के टाइम पे क्या होना, मसल क्रैम्प होना, पेन होना, उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का ज्यादा हो जाना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूटेरिन मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देता है, तो इसके कारण क्या होता है, क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मसल क्रैम्प होने के कारण फिर पेन होता है वहां पर लोअर एब्डोमेन में, साथ में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। योगा, मसाज, एक्यूपंक्चर थेरेपी लेते हो, दर्द हो रहा था हमको दर्द की दवाइयां देना पड़ेगी, तो ये होता है डिस्मेनोरिया। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीरियड आने से पहले जो समस्या होती है उसको हम कुछ फीमेल्स के अंदर ऐसा होता है, तो फिजिकल या इमोशनल चेंजेस होते हैं पीरियड आने से पहले, जब ओवम्स रिलीज हो जाता है और हार्मोनल में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होती है फीमेल्स को कुछ डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं। फिर तो क्या होता है, उनको हेडेक होना, थकावट महसूस होना, ऑयली स्किन हो जाना, मूड ऑफ हो जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेट हो जाते हैं फीमेल्स कुछ के अंदर। क्या कारण होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस, स्मोकिंग वगैरह के कारण ऐसा हो सकता है। तो फिर एंटी डिप्रेसेंट और हमको NSAIDs देना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरे लेक्चर में थोड़ा सा इसका ऑडियो भी सुनोगे तो आपको थेराप्यूटिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करें इसको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में वापस अगला लेक्चर बनाऊँ, उसमें हमारा कवर हो जाएगा।